इतिहास के पिछले क्लास में हमने मगध साम्राज्य को पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें हमने देखा कि मगध साम्राज्य में पहले बृहद्रथ वंश आया, उसके बाद हर्यक वंश आया और हर्यक वंश के बाद जो है शिशुनाग वंश आया और शिशुनाग वंश के अंतिम राजा जो नंदीवर्धन था उसको महापद्म नंद ने क्या कर दिया, मार दिया और शिशुनाग वंश को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। यहाँ तक हम जो है पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। तो जब शिशुनाग वंश का अंतिम राजा जो नंदीवर्धन था वो महापद्म नंद के द्वारा मारा गया, तो महापद्म नंद ने इसी मगध साम्राज्य में एक नए वंश की स्थापना की जिसका नाम था नंद वंश। जिसका नाम क्या था, नंद वंश, है ना। तो मगध साम्राज्य में हम अगला वंश पढ़ेंगे कौन सा, नंद वंश, जिसने 344 बीसी से लेकर 322 बीसी तक शासन किया, है ना। 344 बीसी से लेकर 322 बीसी तक जो है मगध साम्राज्य में किसका शासन रहा, इस नंद वंश का शासन रहा, जिसका पहला राजा हुआ महापद्म नंद, क्योंकि इसी ने ही शिशुनाग वंश के अंतिम राजा नंदीवर्धन की हत्या किया था, शिशुनाग वंश को खत्म किया और एक नए वंश नंद वंश की क्या किया, स्थापना किया। तो नंद वंश के संस्थापक कौन है बोलेगा तो वो कौन आ जाएगा, महापद्म नंद। ये नंद वंश का क्या हो गया, संस्थापक हो गया। क्लियर है। इस नंद वंश में महापद्म नंद के बाद उसके टोटल 8 बेटे थे जिन्होंने एक एक करके क्या किया, शासन किया। इसलिए इस नंद वंश को नौ नंद वंश भी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, नौ नंद वंश भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कितने राजा हुए, टोटल 9 राजा हुए थे। ठीक है। चलो, तो जो महापद्म नंद था उसी ने ही किसकी स्थापना कर दी, नंद वंश की स्थापना कर दी और इस नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद को मगध साम्राज्य का पहला शूद्र शासक माना जाता है। तो इस मगध साम्राज्य का पहला शूद्र शासक कौन था बोलेगा तो पहला शूद्र शासक है कौन सा, कौन है, महापद्म नंद। तो महापद्म नंद को मगध साम्राज्य का पहला शूद्र शासक माना जाता है। और इससे पहले जो राजा हुए वो सब क्या थे, क्षत्रिय थे। उन क्षत्रिय राजाओं को मारकर ये एक शूद्र राजा था जो राजा बना, है ना, एक शूद्र था जो राजा बना महापद्म नंद। इसीलिए इसको सर्व क्षत्रिय हंता कहा जाता है। इसीलिए इसको सर्व क्षत्रिय हंता, है ना। किस राजा को सर्व क्षत्रिय हंता, सर्व क्षत्रांतक, है ना, कहा जाता है, तो वो कौन है, महापद्म नंद। जैसे परशुराम जी ने क्षत्रियों को मारा था, वैसे ही अब जो है मगध साम्राज्य में राजा था कौन, महापद्म नंद, जिसने क्षत्रियों को मारा। इसीलिए इनको परशुराम का दूसरा अवतार कहा जाता है। ठीक है। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, परशुराम का दूसरा अवतार। तो परशुराम का अवतार कौन कहलाता है, तो वो कहलाते हैं कौन, महापद्म नंद। और साथ ही इन्हें कहा जाता है भार्गव, साथ ही इन्हें क्या कहा जाता है, भार्गव। ठीक है। तो इतना इनका नाम याद रखना है। जो नंद वंश के संस्थापक थे महापद्म नंद, उन्होंने ही क्षत्रियों को मारा, इसलिए इनको सर्व क्षत्रिय हंता, सर्व क्षत्रांतक, है ना, परशुराम का दूसरा अवतार और भार्गव जैसे नामों से जाना जाता है। क्लियर है। अब ये मगध के राजा बन गए थे, है ना। तो मगध के राजा बन गए थे तो इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया। इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग पर विजय प्राप्त कर वहां से जैन धर्म से संबंधित जिन सेन की मूर्ति को जो है इन्होंने कहाँ लाया, पाटलिपुत्र लाया। तो कलिंग से पाटलिपुत्र जिनसेन की मूर्ति को लाने वाला राजा कौन था बोलेगा तो वो कौन था, महापद्म नंद। अब इसकी जानकारी की महापद्म नंद ने कलिंग पर आक्रमण किया, उस पर विजय प्राप्त की और वहां से जिनसेन की मूर्ति को कहाँ लाया, पाटलिपुत्र लाया, कलिंग पर नहरों का निर्माण कराया। ये सब जानकारी मिलता है हमको कहाँ से, खारवेल अभिलेख से। कहाँ से मिलता है, खारवेल अभिलेख से प्राप्त होता है। तो खारवेल अभिलेख के अनुसार जो महापद्म नंद है उसने कलिंग पर क्या किया था, आक्रमण किया था और वहां पर विजय प्राप्त की और जैन धर्म से संबंधित जिनसेन की मूर्ति को कलिंग से कहाँ लाया था, यही पाटलिपुत्र लाया था। ठीक है। और मैंने बताया ना कि इस महापद्म नंद के कितने बेटे थे, 8 बेटे थे, जिन्होंने एक एक करके मगध पे शासन किया। यानी नंद वंश में महापद्म नंद के बाद 8 राजा हुए तो टोटल 9 हुए। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, 9 नंद वंश कहा जाता है। और इसी नंद वंश का अंतिम राजा कौन हुआ, घनानंद। अंतिम राजा कौन हुआ, घनानंद। तो नंद वंश का अंतिम राजा कौन था, घनानंद। अब ये अंतिम राजा क्यों था, कैसे था, इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले तो जो घनानंद है वो इस वंश का क्या बोला, अंतिम शासक है। कैसे अंतिम शासक होगा वो देखेंगे। लेकिन ये घनानंद प्रसिद्ध है एक और चीज के लिए कि मगध साम्राज्य में जितने भी राजा हुए उसमें सबसे ज्यादा सेना रखने वाला, सर्वाधिक सेना रखने वाला राजा कौन था, तो वो था घनानंद। सर्वाधिक सेना रखने वाला शासक कौन था, घनानंद। सर्वाधिक सेना रखने वाला शासक
रखने वाला शासक, सर्वाधिक सेना रखने वाला शासक कौन था? घनानंद, है ना। घनानंद जो है मगध साम्राज्य का वह राजा है जिसने सबसे ज्यादा क्या रखा था? सेना रखा था। और ये जो है सिकंदर का समकालीन था। जब सिकंदर भारत पे आक्रमण करने आया था उस समय मगध का राजा कौन था? यही घनानंद था। और इसी घनानंद के विशाल सेना के डर से जो है सिकंदर की जो सेना है वो वापस लौट गई थी। भारत के पश्चिम उत्तर भारत में ही वो रहे और आक्रमण किया था ये सिकंदर। तो सिकंदर किसके समय जो है भारत आया था? तो सिकंदर जो है इसी घनानंद के समय आया था। सिकंदर का क्या था? ये समकालीन, सिकंदर का समकालीन राजा था। तो क्वेश्चन आता है कि सिकंदर के समय कौन राजा था? तो वो कौन राजा था? घनानंद। ठीक है, सिकंदर के समय कौन राजा था? घनानंद था। ठीक, जब सिकंदर यहाँ पर आने वाला था तो यहाँ के जो क्या बोलते हैं विद्वान थे उनको पता चल गया था कि सिकंदर यहाँ पे आक्रमण करेगा, हमारे राज्य को खतरा है। इसी में एक विद्वान थे जिसका नाम था चाणक्य। क्या नाम था? चाणक्य। तो जब चाणक्य इसके दरबार में गए तो चाणक्य को इसने क्या कर दिया? अपमानित कर दिया। और इसी अपमान का बदला लेने के लिए चाणक्य ने एक बच्चे जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। इस चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से चाणक्य ने अपने सूझबूझ और बुद्धिमत्ता के चलते चाणक्य के द्वारा किसको मरवा दिया? घनानंद को मरवा दिया और इस नंदवंश को समाप्त कर दिया। और इस तरह मगध साम्राज्य में और भारत में एक महान साम्राज्य की स्थापना हुई जिसका नाम क्या था? मौर्य साम्राज्य। इस तरह नंदवंश का अंतिम राजा कौन हुआ? घनानंद। और मगध साम्राज्य में अब अगला वंश पढ़ेंगे हम कौन सा? मौर्य वंश। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में स्थापित कर दिया कौन सा वंश? मौर्य वंश। और ये मौर्य वंश जो है मगध में 322 बीसी से लेकर 184 बीसी तक क्या करेगा? शासन करेगा। ठीक है, 322 बीसी से लेकर 184 बीसी तक शासन रहेगा किसका? मौर्य वंश का। और इस मौर्य वंश के संस्थापक हुए कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश के क्या हुए? संस्थापक हुए। और ये जो है इन्होंने अपना जो साम्राज्य है वो किसकी सहायता से स्थापित किया? चाणक्य की सहायता से स्थापित किया। तो इसी चाणक्य को उसने अपना गुरु और महामंत्री बनाया। गुरु और क्या बनाया? प्रधानमंत्री या महामंत्री। इसका कौन था? चाणक्य। चाणक्य। इसी चाणक्य को कहते हैं विष्णुगुप्त। इसी चाणक्य को क्या कहते हैं? विष्णुगुप्त। तो चाणक्य ही क्या कहलाता है? विष्णुगुप्त कहलाता है। और यही कहलाता है कौटिल्य। यही क्या कहलाता है? कौटिल्य। क्लियर है। तो मौर्य वंश की स्थापना करने में चंद्रगुप्त की सहायता किया था, उसका प्रधानमंत्री बना, वो कौन था? चाणक्य, जिसको हम लोग विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से जानते हैं। जब चंद्रगुप्त मौर्य जो है नंद वंश के राजा किसको पराजित करने के लिए गया था? घनानंद को पराजित करने गया था। तो उसका एक राजा ने मदद किया जिसका नाम था परवतक। क्या नाम था? परवतक। परवतक ने क्या किया था? सहायता किया था। क्लियर है। चाणक्य ने तो उसको पूरा से बुद्धि से, है ना, और उसको प्लानिंग दिया था चंद्रगुप्त मौर्य को। और चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किया था एक राजा जिसका नाम क्या था? राजा परवतक, है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 बीसी में राजा परवतक की सहायता से और चाणक्य की बुद्धिमत्ता की सहायता से घनानंद को मारकर मौर्य वंश की स्थापना किया। और 322 बीसी से लेकर 298 बीसी तक इस भारत पर राज किया। 322 बीसी से लेकर 298 बीसी तक राजा रहेगा कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। क्लियर है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है अब मगध के साम्राज्य पर बैठ गया। शक्तिशाली था, विशाल सेना मिला था मगध का घनानंद से। साथ ही इसके पास था क्या? चाणक्य जैसा बुद्धिमान व्यक्ति। तो इसने अपने साम्राज्य का विस्तार करना चालू किया और अपने भारत में या अखंड भारत में राज करने वाला या अखंड भारत का निर्माण करने वाला पहला राजा था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य वह राजा है या पहला राजा है जिसने पूरे भारत पर क्या किया? शासन किया। तो है ना, तो पूरा शासन करने वाला, विशाल साम्राज्य पर शासन करने वाला भारत का पहला राजा था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और इसने अपने साम्राज्य को 4 भागों में बांट रखा था। एक था कौन सा? उत्तरापथ, दूसरा था कौन सा? दक्षिणापथ, तीसरा था अवंतिका और चौथा था प्राची, है ना। विशाल साम्राज्य पर शासन करने वाला भारत का पहला राजा था कौन? यही चंद्रगुप्त मौर्य। विशाल साम्राज्य
पर शासन, विशाल साम्राज्य पर शासन किया इसने और अपने प्रशासन को कितने भागों में बांट दिया? 4 प्रांतों में, 4 राज्यों में बांट दिया। उत्तरापद, दक्षिणापद, अवंतिका और प्राची। उत्तरापद की राजधानी बनाया इसने तक्षशिला को, तक्षशिला को। दक्षिणापद की राजधानी बनाया सुवर्णगिरी को, सुवर्णगिरी को। अवंतिका की राजधानी बनी उज्जैन और प्राची की राजधानी बनी कौन सा? पाटलिपुत्र। और इस चंद्रगुप्त मौर्य का, मौर्य वंश का जो राजधानी था वो मेन राजधानी कौन सा था? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र ही इनकी क्या थी? राजधानी थी। लेकिन इन्होंने अपने साम्राज्य को 4 भागों में बांटा, उत्तरापद, दक्षिणापद, अवंतिका और प्राची। तो उत्तरापद की राजधानी बनाया था तक्षशिला को, दक्षिणापद की राजधानी बनाया था सुवर्णगिरी को, अवंतिका की राजधानी उज्जैन को और प्राची की राजधानी किसको बनाया था? पाटलिपुत्र को बनाया था। ठीक है, अब ये शासन कर रहा है। तो इसी राजा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में इसके क्षेत्र में, गुजरात जो क्षेत्र है, उसी गुजरात में जिसको हम लोग सौराष्ट्र के नाम से जानते हैं, वहां का गवर्नर था पुष्यगुप्त। गवर्नर कौन था? पुष्यगुप्त। सौराष्ट्र का गवर्नर, सौराष्ट्र का गवर्नर जिसका नाम था पुष्यगुप्त। क्या नाम था? पुष्यगुप्त। इसने गिरनार पर्वत पर, गुजरात के गिरनार पर्वत पर एक झील बनाया जिसका नाम है सुदर्शन झील। जिसका नाम क्या है? सुदर्शन झील। तो ये मोस्ट एमपी क्वेश्चन है कि सुदर्शन झील का निर्माण किस राजा के समय हुआ है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुआ है। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय किसने सुदर्शन झील का निर्माण कराया? तो वो सौराष्ट्र या गुजरात का गवर्नर था जिसका नाम क्या था? पुष्यगुप्त था, जिसने सुदर्शन झील का निर्माण किया। ठीक है, सिकंदर जो है आया था घनानंद के समय, वापस चला गया। तो उसके मरने के बाद जो यूनान था वो 2 भाग में बढ़ गया था, जिसमें एक बना था यवन। और उसी यवन का राजा हुआ था कौन? सेल्यूकस। यवन का राजा कौन हुआ था? सेल्यूकस, जो कि पहले सिकंदर का क्या था? सेनापति था। आगे इसको और पढ़ेंगे, जब हम विदेशी आक्रमण पढ़ाएंगे तब इसको विस्तार से और बताएंगे। तो यवन का राजा था जिसका नाम क्या था? सेल्यूकस। यवन का शासक सेल्यूकस। इस सेल्यूकस ने 305 बीसी में क्या कर दिया? चंद्रगुप्त मौर्य पर आक्रमण कर दिया और दोनों के बीच हिंदूकुश पर्वत पर क्या हुआ? युद्ध हुआ। ठीक है, तो एक तरफ है कौन? सेल्यूकस, यवन का शासक, और दूसरी तरफ है कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। दोनों का युद्ध हो रहा है कहां पर? आपका हिंदूकुश पर्वत पर। हिंदूकुश की पर्वत पर, ये पर्वत की सीमा पर जो है दोनों के दोनों लड़ रहे हैं, सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित कर दिया किसको? सेल्यूकस को। सेल्यूकस हार गया। तो हारने का बाद बोला कि क्षमा कर दे बादा, है ना, क्षमा कर दो, मेरे को क्षमा कर दो, इसके बदले में आप जो करोगे वो मैं करने को तैयार हूं। तो इसने कहा कि मेरे को जो 4 क्षेत्र है, 4 आपके अंतर्गत जो राज्य आते हैं वो सब मेरे को दे दो। तो इस हार के बाद सेल्यूकस ने 4 क्या दिया? राज्य दिया। 4 राज्य दिया। एक राज्य था काबुल, गंधार, एक का नाम था हेरात और एक का नाम था मरकान। ठीक है, तो कौन कौन सा दिया? काबुल, गंधार, हेरात और मरकान। ठीक है, अब सेल्यूकस बोला जब सबो क्षेत्र मोल ले गए हैं, है ना, सबो क्षेत्र जब का जमीन रिश्ते ले गए तो मोर बेटी भी ले जा, है ना, दहेज दूं तो बेटी ले जा। ये दहेज के रूप में काबुल, गंधार, हेरात और क्या है? मरकान। तो इसी सेल्यूकस ने ये 305 बीसी में आपका युद्ध हारने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य से अपनी पुत्री किसका? हेलिना का विवाह किया। तो हेलिना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ और विवाह के बाद काबुल, गंधार, हेरात और मरकान जो है ये किसको दे दिया? चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया सेल्यूकस ने। अब कौन जो है? चंद्रगुप्त मौर्य है, वो सब ये ले लिया, हेलेना से विवाह कर लिया। तो बदले में कुछ गिफ्ट के बदले गिफ्ट दिया जाता है। तो इसने कहा कि मेरे पास 500 हाथी है जो मैं आपको देता हूं। तो सेल्यूकस ने काबुल, गंधार, हेरात, मरकान दिया, साथ में अपनी बेटी दिया। तब जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसने क्या दिया? तो 500 हाथी दिए। क्या दिया? 500 हाथी सेल्यूकस को दिया। 500 हाथी जो है वो किसको दिया? सेल्यूकस को दिया है। क्लियर है? तो याद रखेंगे कि 305 बीसी में हिंदूकुश पर्वत की सीमा पर सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य का क्या हुआ? युद्ध हुआ। और इस युद्ध में जो सेल्यूकस हार गया, तो हारने के बाद सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किससे कर दिया? चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। और चंद्रगुप्त मौर्य को
दहेज के रूप में कहो या हारने के बाद कहो कि 4 क्षेत्र दिए, काबुल, गंधार, हेरात और मरकान, तब जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने भी सेल्यूकस को 500 हाथी क्या दिया था, गिफ्ट दिया था। क्लियर है। अब जो है बेटी को भेज दिया है नहीं, जब भी बेटी भेजते हैं किसी घर भेज दिए तो कर शोर खबर लेबर गांव कोई आदमी जब जाते तो पूछथन कैसे रही ऐसे करके, तो वैसे सेल्यूकस भी जो है अपने दामाद अपने बेटी का शोर खबर लेने के लिए एक व्यक्ति को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा जिसका नाम था मेगस्थनीज। क्या नाम था? मेगस्थनीज। तो सेल्यूकस ने अपना राजदूत के रूप में किसको भेजा था? तो मेगस्थनीज को भेजा था। किसको भेजा था? मेगस्थनीज। यहाँ पे लिखते हैं मेगस्थनीज। मेगस्थनीज ये किसका राजदूत था? सेल्यूकस का राजदूत। सेल्यूकस का राजदूत। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था उसका नाम क्या था? मेगस्थनीज था। क्या नाम था? मेगस्थनीज। ये आया, बहुत सालों तक यहाँ रहा और इसने भारत को देखकर, भारत को घूमकर इसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम रखा इसने इंडिका। जिसने क्या रखा? इंडिका नाम रखा। तो इंडिका नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है बोलेगा? तो मेगस्थनीज मेगस्थनीज है। और मेगस्थनीज कौन था? तो ये सेल्यूकस का भेजा गया क्या था? राजदूत था। सेल्यूकस का भेजा गया राजदूत था मेगस्थनीज, जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था और यह भारत में रहा और उसने एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम क्या था? इंडिका। क्या नाम था? इंडिका। क्लियर है। चल, अब ये जो चंद्रगुप्त मौर्य था ये जैन धर्म को मानता था, तो इसने अपने शासनकाल में 322 बीसी में इसने पहला जैन संगीति का आयोजन भी कराया था पाटलिपुत्र में। कहाँ कराया था? पाटलिपुत्र में इसने प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया था। हमने पढ़ा है, जब जैन धर्म पढ़ा है तो प्रथम जैन संगीति का आयोजन किस राजा के द्वारा किया गया? तो वो राजा कौन था? यही कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 बीसी में प्रथम जैन संगीति का भी क्या किया? आयोजन किया। अब ये जैन धर्म को मानता था, तो जैन धर्म में परंपरा है कि जब आप संन्यास लेना चाहते हो तो ये भद्रबाहु है ना, पहले तो ये जान लो कि चंद्रगुप्त मौर्य किस जैन को मानता था, जैन गुरु को मानता था। तो भद्रबाहु के प्रभाव में आकर इसने राजपाट ले लिया, राजपाट को छोड़ दिया, राजपाट को छोड़ दिया और सन्यासी जीवन जीने लगे। और ये चले गए कहाँ? वर्तमान कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। वर्तमान कर्नाटक के कहाँ चले गए? श्रवणबेलगोला में चले गए और जैन मुनियों की तरह रहने लगे। और वहाँ पर जैन धर्म में एक प्रथा होती है जिसका नाम है संलेखना विधि। कौन सा होता है? संलेखना विधि। संलेखना विधि। और इसी संलेखना विधि के द्वारा उन्होंने सब खाना पीना छोड़ दिया और उपवास के करके अपने शरीर का क्या कर दिया? त्याग कर दिया। और इस तरह से संलेखना विधि के द्वारा 298 बीसी में वही श्रवणबेलगोला में इस चंद्रगुप्त मौर्य की क्या हो गई? मृत्यु हो गई, है ना। श्रवणबेलगोला में ही चंद्रगुप्त मौर्य की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। क्लियर है। तो ये था भारत का पहला महान शासक जिसने पूरे भारत पर क्या किया? राज किया। वो पहला भारत बनाने वाला, संपूर्ण विशाल साम्राज्य पर राज्य करने वाला, संपूर्ण भारत पर राज करने वाला ये पहला राजा था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, जो संलेखना विधि के द्वारा जैन धर्म को मानता था। उसी संलेखना विधि के द्वारा इसने अपने प्राण का त्याग कर दिया उपवास के द्वारा। 298 बीसी में इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और इसकी मृत्यु के बाद इसका बेटा राजा बना मगध साम्राज्य का, मौर्य वंश का, जिसका नाम था बिंदुसार। जिसका नाम क्या था? बिंदुसार। बिंबिसार नहीं, क्या नाम था? बिंदुसार। ये राजा बन गया। तो बिंदुसार जो है ये राजा बना और इसने 298 बीसी से, जब चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई 298 बीसी में, तब ये राजा बना और 273 बीसी तक क्या रहेगा? राजा रहेगा। तो मौर्य वंश का दूसरा राजा चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा राजा बन गया जिसका नाम क्या था? बिंदुसार। क्या नाम था? बिंदुसार। इसको बिंदुसार जो है अपने पिता की भांति पराक्रमित था। इसने जो है, जैसे पिताजी ने चंद्रगुप्त मौर्य ने साम्राज्य को जीता था, तो इसने भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया और अपने साम्राज्य को पूरा अरब सागर तक और बंगाल की खाड़ी तक लेके गया। इसलिए इसको 2 समुद्रों का क्या कहा जाता है? विजेता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको 2 समुद्रों का विजेता कहा जाता है, क्योंकि इसने अपना साम्राज्य जो है कहां तक पहुंचा लिया था?
अरब सागर और बंगाल की खाड़ी तक पहुंचा लिया था, इसीलिए इसको दो समुद्रों का विजेता क्या कहा जाता है, विजेता कहा जाता है। तो किस मौर्य राजा को दो समुद्रों का विजेता कहा जाता है, तो कौन है, बिंदुसार। और इस बिंदुसार को अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग नाम से पुकारा गया है। जैसे वायु पुराण में इसको कहा गया है मद्र सागर। क्या कहा गया है, मद्र सागर। तो किस पुराण में इस वायु पुराण, कौन से पुराण में, वायु पुराण। वायु पुराण में बिंदुसार को कौन से नाम दिया गया है, तो कौन सा नाम दिया गया है, मद्र सागर। ठीक है। वही जो जैन धर्म ग्रंथ है, जैन धर्म ग्रंथ है, उसमें इसको सिंहसेन कहा गया है। जैन धर्म ग्रंथों में इसको क्या कहा गया है, सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार को क्या कहा गया है, सिंहसेन कहा गया है जैन धर्म ग्रंथों में। और वही जो यूनानी लोग थे जो उस समय भारत में आते थे, उन यूनानी विद्वानों ने अपने पुस्तकों में इस बिंदुसार को अमित्र घात, क्या कहा है, अमित्र घात। यूनानी लोगों ने इस बिंदुसार को क्या कहा है, अमित्र घात नाम से पुकारा है। क्लियर है। और ये जो बिंदुसार था, ये ना तो जैन धर्म को मानता था, ना बौद्ध धर्म, सबको मानता था। मतलब ये अनुयायी किसका था, तो ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। किसका संप्रदाय था, आजीवक संप्रदाय। याद करो मोकलीपुत्र घुसाल, आजीवक संप्रदाय है ना, जो महावीर स्वामी के साथ क्या किया था, बैठा था, है ना, तब का तपस्या करने, लेकिन वो 6 वर्ष में उठ गया और एक संप्रदाय की स्थापना किया, आजीवक संप्रदाय। तो उसी आजीवक संप्रदाय को मानता था कौन, ये बिंदुसार। और इस आजीवक संप्रदाय का जो संस्थापक था, जिसने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी, है ना, उसका नाम क्या था, मोकलीपुत्र घोषाल। वो मोकलीपुत्र घोषाल जो है इसको एक दंडी कहता था। क्या कहता था, एक दंडी कहता था। ठीक है। तो जो बिंदुसार है उसके तो कई नाम ही हो गए। बिंदुसार ने सबसे पहले क्या किया, दोनों तरफ अपने साम्राज्य का विस्तार किया, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी तक, इसलिए उसको क्या नाम दिया गया, दो समुद्रों का विजेता। लेकिन वायु पुराण में इसी को क्या कहा गया, मद्र सागर। जैन धर्म ग्रंथों में इनको सिंहसेन कहा गया। जो यूनानी विद्वान थे उन्होंने अपने पुस्तकों में इसको अमित्र घात कहा है। और वही ये आजीवक संप्रदाय को मानता था। तो आजीवक संप्रदाय का जो संस्थापक था मोकलीपुत्र घोषाल, वो जो बिंदुसार है उसको क्या कहता था, एक दंडी कहता था। क्लियर है। ये जो समुद्रगुप्त का है ना, ये चंद्रगुप्त मौर्य का, सॉरी समुद्रगुप्त नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार जो है शासन कर रहा है। तो जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत आया था मेगास्थनीज, कौन आया था, सेल्यूकस का राजदूत आया था मेगास्थनीज, वैसी ही सीरिया के राजा एंटीयोकस प्रथम, क्या कौन था, सीरिया का राजा, सीरिया का शासक या राजा, जिसका नाम था एंटीयोकस प्रथम, एंटीयोकस प्रथम। इसका राजदूत जो है किसके दरबार में आया था, बिंदुसार के दरबार में आया था, जिसका नाम था डाइमेकस। जिसका नाम क्या था, डाइमेकस। ठीक है। तो जैसे चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत मेगास्थनीज आया था, वैसी बिंदुसार के दरबार में सीरिया के शासक एंटीयोकस का राजदूत कौन आया है, डाइमेकस आया है। इसीलिए इस डाइमेकस को मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी कहा जाता है। क्लियर है। तो किसको मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी कहा जाता है, तो डाइमेकस। क्लियर है। ये उसी के जैसे आया था, इसीलिए इसको मेगास्थनीज का क्या कहा जाता है, उत्तराधिकारी कहा जाता है। तो सीरिया के राजा एंटीयोकस प्रथम का राजदूत डाइमेकस जो है बिंदुसार के दरबार में आया। तो जाते जाते जब ये गया डाइमेकस अपने सीरिया जा रहा था, तो बिंदुसार ने कहा कि अपने राजा को संदेश देना मेरी तरफ से कि मेरे को सीरिया से 3 चीज चाहिए। सीरिया से कितने चीज चाहिए, 3 चीज चाहिए। पहला चीज है मीठी मदिरा। पहला क्या है, मीठी मदिरा। दूसरा था सूखी अंजीर। और तीसरा था दार्शनिक। बिंदुसार ने जाते जाते डाइमेकस को कहा कि तुम अपने राजा के पास जाओगे, यानी सीरिया के राजा एंटीयोकस प्रथम के पास जाओगे, तो बोलना कि भारत के राजा, मौर्य वंश के राजा बिंदुसार ने सीरिया से 3 चीजें मांगी है। पहला है मीठी मदिरा, दूसरा है कौन सा, सूखी अंजीर, और तीसरा कौन सा है, दार्शनिक। सीरिया के राजा ने प्रस्ताव को स्वीकार किया, कहा कि मैं मीठी मदिरा भेजने के लिए तैयार हूं बिंदुसार को, सूखी अंजीर भेजने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं भारत अपने दार्शनिक नहीं भेजूंगा। तो सीरिया के राजा ने दार्शनिक भेजने से क्या कर दिया, मना कर दिया, जबकि मीठी मदिरा और सूखी अंजीर जो है भारत भेजवाया था सीरिया के राजा एंटीयोकस प्रथम ने। किसके दरबार में, बिंदुसार के दरबार में। तो एक क्वेश्चन आता है कि बिंदुसार ने सीरिया के राजा से क्या क्या मांग किया था, तो 3 चीज मांग किया था, मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और दार्शनिक।
ठीक, लेकिन सीरिया के राजा ने दार्शनिक भेजने से क्या कर दिया, मना कर दिया। क्लियर है। और इसी बिंदुसार के समय जो तक्षशिला है वहां पर 2 बार विद्रोह हुआ। तक्षशिला, ये जो उत्तरापद की राजधानी थी तक्षशिला, उसमें 2 बार विद्रोह हुआ। तो पहले बार विद्रोह को दबाने के लिए इसने अशोक को भेजा था, अपने बेटे किसको भेजा था, अशोक को, और दूसरे बार सुसीम को भेजा था। किसको भेजा था, सुसीम को इस विद्रोह को शांत करने के लिए भेजा था। ठीक, धीरे धीरे जो है अशोक सबसे बड़ा बेटा था इसका, है ना, वो, और इसके और भी 99 बेटे थे। इसके कितने बेटे थे, 99 बेटे थे। तो जो बड़ा बेटा था अशोक, उसने अपने पिता और अपने 99 भाइयों को मार दिया और इस मौर्य वंश के राजा बिंदुसार को समाप्त कर मौर्य वंश का एक और प्रतापी राजा गद्दी पर बैठा, जिसका नाम क्या था, सम्राट महान अशोक। कौन था, सम्राट महान अशोक। लेकिन आज का क्लास जो है मौर्य वंश के 2 ही राजाओं में इतना लंबा हो गया है कि तीसरे राजा जिन्होंने सबसे ज्यादा काम किया, है ना, महान, जिनका नाम भी महान अशोक कहलाता है, उनके महान कार्यों को पढ़ने के लिए अगले क्लास का हमको वेट करना पड़ेगा। तो अशोक के बारे में जानेंगे हम अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही।